नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक आज। संयुक्त घोषणा पत्र को दी जाएगी मंजूरी। गुरुवार को मुख्य सम्मेलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने की आर्थिक नीतियों की आलोचना। कहा, मोदी सरकार दिशाहीन, नेतृत्व पर भी खड़े किए सवाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा, बिहार का चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज पर नहीं है जनमत संग्रह। तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 300। राहत और बचाव का काम तेज। जम्मू कश्मीर में भी 3 लोगों की गई जान। और विश्व तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल से फिर चूकी दीपिका कुमारी। सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर टीम इंडिया कायम। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विदेश मंत्री स्तर की बैठक होगी। इस बैठक में भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में कल बनाए गए खाके को आज मंजूरी दी जाएगी। कल इन 54 अफ्रीकी देशों के साथ हुई बैठक में सचिव स्तर की बातचीत हुई थी। मुख्य शिखर सम्मेलन 29 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत 40 अफ्रीकी देशों के प्रमुख शामिल होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को 4 दिन चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पहले दिन भारत समेत 54 अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों ने बैठक की। इसमें भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक तालमेल बढ़ाने पर बातचीत हुई। साथ ही आर्थिक सहयोग बढ़ाने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। They are going to negotiate 2 documents. One is going to be a political document, which will basically talk about the political partnership between India and Africa, and it will also touch upon global and regional issues. And the other is going to be a framework document of cooperation. That, to my mind, I think will recall the developmental partnership between India and Africa, the lines of credit, what are African needs, where we can contribute. बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भी बातचीत हुई। पिछड़े देशों के अधिकार और विश्व व्यापार संगठन में भारत और अफ्रीकी देशों की साझा रणनीति पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। हमारा ये विजन है कि भारत और अफ्रीका इक्वालिटी के बेसिस पर आगे बढ़े, तो इसीलिए जितने भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें इंश्योर किया है कि सब समान रहें और इक्वल रहें। मंगलवार को भारत और अफ्रीका के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इसमें सम्मेलन के आखिर में होने वाले संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी जाएगी और 29 अक्टूबर को मुख्य सम्मेलन के बाद उसे जारी किया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन का विशेष कवरेज कर रहा है। भारत और अफ्रीका के संबंधों पर आप 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे तक इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इंसानियत की विरासत सदियों पुरानी गांधी ने जानी, मंडेला ने पहचानी, दुनिया ने देखी नई कहानी। I consider Pan-African E-Network program is a good example of fulfilling the international social responsibility. सिर्फ राज्यसभा टीवी पर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। कल दोपहर हुए इस कुदरती हादसे में मरने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई है। इस आपदा में 1300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कल फोन पर आपदा में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की और भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है। प्रशासन मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। काबुल और जलालाबाद के अलावा दूसरे शहरों के अस्पतालों में भी घायलों को भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान में भी भूकंप से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अलावा कराची, लाहौर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनवा के चित्राल में भी भूकंप से तबाही मची है। अभी तक जो जानी नुकसान की इत्तला है वो चित्राल से मौसूल हुई है।
इन इलाकों का फजाई सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे भेजे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में ही 140 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज पेशावर के अस्पतालों में किया जा रहा है। खुदा न खास्ता जिस वक्त भी हो तो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अल्लाह के फजल से हमारे LRH के एक्सीडेंट इमरजेंसी में सारी फैसिलिटीज़ है जो होनी चाहिए। सोमवार दोपहर आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 250 किलोमीटर दूर हिंदू कुश में था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। तेज भूकंप की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में कई जगहों पर अभी भी संचार सेवाएं ठप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसीबत की इस घड़ी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन कर संवेदना जाहिर की और हालात का जायजा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अफगानिस्तान में कल आए भूकंप से भारत में भी तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में लोग कुछ देर तक दहशत में रहे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक युवक की मौत के अलावा कश्मीर घाटी में 2 महिलाओं की भी मौत हो गई। भूकंप में सेना के 2 जवानों के अलावा 10 लोग जख्मी हुए। प्रशासन के मुताबिक 3 दर्जन से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी कल बात करके नुकसान का जायजा लिया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कल शाम हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सेना का एक JCO भी शहीद हो गया। पुलवामा के दाबरगांव में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने इलाके की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ करीब 2 घंटे तक चली। सुरक्षा बलों ने मौके से 2 AK-47 राइफलें भी जब्त की। उधर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात अपेक्षाकृत शांति रही। BSF की तरफ से माकूल जवाब दिए जाने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के DG ने BSF समकक्ष से फोन पर बात करके गोलीबारी रोकने की अपील की। इससे पहले 3 दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कठुआ, सांबा और हीनानगर सेक्टरों में भी भारी गोलीबारी की गई थी, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई थी और 7 लोग जख्मी हुए थे। दहशत के चलते सीमावर्ती इलाकों के कई गांवों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा था। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। एक पुस्तक विमोचन के मौके पर कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन के लिए NDA सरकार की नीतियों की आलोचना की और सरकार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने का मतलब सुर्खियों का प्रबंधन मानती है और लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिनों को याद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार की नीतियां बनाने का तरीका कांग्रेस के जैसा ही है। शौरी ने दावा किया कि मौजूदा PMO अब तक का सबसे कमजोर PMO है। इस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन भी मौजूद थे। शौरी ने यह भी कहा कि निवेश हासिल करने और विकास की बातें तो हो रही हैं, लेकिन सरकार उसके रास्ते की अड़चनें दूर करने में नाकाम नजर आ रही है। There is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. I was just asking Arvind about how he feels about his tenure, and he was saying he's very satisfied because he has great freedom to work, and these are great issues on which he is working. But I think this is a sort of a subjective satisfaction. Everybody is busy, everybody is doing very hard work, but it is not resulting in the 2-3 big things that were a problem at that time. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करेगी। उन्होंने अदालत के आदेश पर अपने पहले के बयान पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही जजों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए फैसले में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए सरकार की तरफ से लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून को खारिज करते हुए पुराने कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया था।
अरुण जेटली ने कहा कि अदालत का फैसला भले ही आया हो, लेकिन जजों की नियुक्ति के बारे में और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था पर चर्चा चलती रहेगी। इससे पहले भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं जताया था। दिल्ली की निचली अदालतें अब 20 लाख के बजाय 2 करोड़ तक के वित्तीय मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन कानून 2015 की अधिसूचना कल से लागू हो गई और यह कानून कल से ही प्रभावी हो गया। विधि और न्याय मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ हल्का करने के इरादे से किया गया संशोधन अब कानून की शक्ल ले चुका है। इसके लागू होने के बाद अब राजधानी की 11 जिला अदालतें 2 करोड़ रुपए तक के वित्तीय मामलों की सुनवाई करेंगी। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को इस संशोधन कानून को मंजूरी दी थी। इस संशोधन के जरिए दिल्ली उच्च न्यायालय अब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय मामलों की ही सुनवाई करेगा। निचली अदालत के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को 2003 में 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया था। इंडोनेशिया के बाली में कल गिरफ्तार हुए वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। इंडोनेशिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन इसी साल अगस्त में इंडोनेशिया और भारत के बीच एक दूसरे के देशों में वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने और उन्हें सौंपने पर समझौते पर सहमति बनी थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीबीआई इस पूरे मामले में नोडल एजेंसी है और आगे की कार्रवाई के लिए उसके कुछ अधिकारी इंडोनेशिया भी रवाना हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत लाए जाने के बाद छोटा राजन को मुंबई में लंबित कई मामलों के ट्रायल के लिए महाराष्ट्र को सौंपने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। वांछित अपराधी छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया पुलिस की सूचना के बाद कल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर इंडोनेशिया पुलिस ने बाली में गिरफ्तार किया था। 55 साल का राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ मोहन कुमार उर्फ छोटा राजन की पिछले 2 दशक से तलाश थी। राजन एक समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी भी था। जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। CBI had been in touch with the Australian authorities regarding the fugitive Chota Rajan, and yesterday at our request, Bali police has arrested one Mohan Kumar. We are ascertaining and verifying the details. Further action will be taken as required under the law. 10 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान से कल भारत पहुंची गीता की कहानी में नया मोड़ आ गया है। गीता ने बताया है कि जनार्दन महतो उनके पिता नहीं हैं। जनार्दन महतो बिहार से हैं जो गीता को अपनी बेटी बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री सोमवार की शाम गीता से मिले और कराची के ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 23 साल की गीता सोमवार सुबह कराची से भारत तो लौट आई, लेकिन परिवार से मिलने का उसका इंतजार लंबा हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक गीता ने जनार्दन महतो को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया है। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे। परिवार का पता लगाने के लिए गीता का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। दरअसल गीता बोल और सुन नहीं सकती, ऐसे में उसके परिवार को ढूंढने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमको दिल में खुशी मना रहा हूँ जो हमारा गीता बरसों से मिली है। हमारा बड़ी खुशी है कि बहुत जन्म में हलचल में बहुत है, कब मिले कब आवे कब माँ बेटी मिलन करे। राजनीतिक दल भी इसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानते हैं। इस खुशी में नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में भी कुछ असली बजरंगी भाईजान थे। यहाँ भाईजान नहीं, शायद एक नानी जी थी बिल्किस एदी जो उसको 15 साल उसको देख के पाला। तो इसलिए हम वहाँ भी धन्यवाद कहना चाहिए कि अंत में इंसानियत हमारे बॉर्डर्स के बावजूद इसमें विजयित रहा। इस बीच पाकिस्तान ने भारत में बंद अपने देश के कैदियों से बेहतर बर्ताव करने की मांग की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 459 जो हमारे प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह उसी प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखा जाएगा।
करीब 15 साल पहले गीता लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को मिली थी। इसके बाद कराची के एधी फाउंडेशन ने उसे अपना लिया। कुछ महीने पहले गीता की कहानी से मिलती जुलती फिल्म बजरंगी भाईजान आई थी। इसके बाद से गीता का मामला सुर्खियों में आया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबे 3 और किसानों ने अपनी जान दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर एक और अधिकारी और मंत्री रविवार से किसानों से मिलकर फसल का जायजा ले रहे हैं। दूसरी ओर राज्य के अलग अलग इलाकों में किसानों के आत्महत्या की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सतना के धौरहरा गांव में कर्ज में डूबे किसान जय नारायण को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कर्जा की खेती हो जाती तो कर्जा फट जाता तो खेती भी साथ न दी तो गिल्यानी के मारे फांसी लगा के झूल गए। विदिशा के सिरौंज तहसील में और रायसेन गैरतगंज में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। हालांकि प्रशासन घरेलू विवाद और बीमारी को खुदकुशी की वजह बता रहा है। राज्य के मंत्री भी हर घटना को किसान आत्महत्या न बताने की सीख दे रहे हैं। और लगातार खबरें आ रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी की मौत हो तो उसे आत्महत्या से, किसान की आत्महत्या से जोड़ दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, ये गलत। भगवान न करे किसी का जवान पुत्र यदि खत्म हो जाता है तो उसका पिता आत्महत्या नहीं कर लेता। और सूखे की त्रासदी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि किसी के जवान पुत्र की मौत से बड़ी त्रासदी हो। मध्य प्रदेश इस समय भीषण सूखे की चपेट में है। कम बारिश और फसलों के नुकसान से मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन और धान की पैदावार घटी है और करीब 13,800 करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार राज्य के 141 तहसीलों को अब तक सूखा पीड़ित घोषित कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल राम नाईक पर संविधान की भावना के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। लखनऊ में पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने राम नाईक पर आरएसएस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। दरअसल समाजवादी पार्टी और राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर राम नाईक के खिलाफ लगातार बयानबाजी से नाराज है। हाल के दिनों में राम नाईक कई बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है। राज्यपाल राम नाईक ने कल भी उरई में आयोजित राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उधर बीजेपी ने राज्यपाल जैसे संवैधानिक व्यक्ति पर बयानबाजी करने के लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का एक चौथा पांचवा हिस्से के बराबर है, उसमें कोई घटना घटित हो जाती है तो राज्यपाल महोदय प्रतिदिन कोई न कोई बयान देते, जैसे वो राज्यपाल न होकर इस देश के गृह मंत्री हों और इस देश की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हों। लंबी कश्मकश के बाद नेस्ले इंडिया ने अपने 3 संयंत्रों में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते ही बंबई उच्च न्यायालय से कंपनी को राहत मिली थी। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से मंजूरी मिलने के बाद इसे बाजार में फिर से उतारने की तैयारी की है। बंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ताज़ा उत्पादन में से नमूने परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त 3 प्रयोगशालाओं को भेजे जाएंगे। फिलहाल कर्नाटक, गोवा और पंजाब में मैगी का उत्पादन शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले कुछ प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान मैगी में सीसा और एमएसजी निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के बाद कंपनी को मैगी बाजार से हटाना पड़ा था और साथ ही इसका उत्पादन रोकना पड़ा था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे विश्व तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी ने जीता सिल्वर मेडल। चौवन अफ्रीकी देश पहली बार एक मंच पर एक साथ लिखेंगे रिश्तों की नई इबारत। होगी विकास की बात भारत के साथ। देखिए भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015
23 से 30 अक्टूबर शाम 5 से 6 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर यानी कल वोट डाले जाएंगे। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राज्य के चुनाव का नतीजा केंद्र सरकार पर जनमत संग्रह नहीं होगा, लेकिन विश्वास जताया कि बीजेपी अगले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अरुण जेटली ने कहा कि पहले 2 चरण में जहां चुनाव हुए वो ऐतिहासिक तौर पर कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी अपने विरोधियों से आगे रहेगी। पहले 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान हुआ है। अरुण जेटली ने कहा कि 81 में से 21 सीटें पार्टी के पास थीं। तीसरे चरण के तहत 50 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। 1 नवंबर को चौथे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि 5वें और आखिरी चरण के लिए उन्होंने कुछ भी अनुमान लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उसका समीकरण पहले 4 चरणों से बिल्कुल अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियों ने चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथे दौर के लिए सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली सीतामढ़ी में सुबह करीब 10 बजे होगी। इसके बाद वो बेतिया और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी आज चौथे और 5वें चरण के लिए प्रचार के रण में उतरेंगे। उधर महागठबंधन ने भी चौथे और 5वें दौर के मतदान के लिए प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 5वें चरण यानी आखिरी चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। अब तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर कल यानी 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आइए देखते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। 5 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर शांतिपूर्ण बीते। यही नहीं, पहले दोनों चरणों में मतदान प्रतिशत भी पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ। अब सबकी नजरें टिक गई हैं तीसरे दौर के मतदान पर। तीसरे दौर में कुल 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान होना है। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे दौर में वोटरों की बात करें तो इस दौर में कुल 1,45,50,062 मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,48,207 है, जबकि महिला मतदाता 67,01,274 हैं। 581 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 808 प्रत्याशी हैं, जिनमें 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 71 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी पटना जिले की कुम्हरार सीट पर हैं, जबकि सबसे कम भोजपुर की अगियाव सीट पर। तीसरे दौर की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 34 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सीपीआई ने 19, जेडीयू ने 18
और एलजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने 7, कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी और आरएलएसपी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले 2 दौर के मतदान से उत्साहित चुनाव आयोग ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं। आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,170 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिसमें इतने ही कंट्रोल यूनिट और 20,812 बैलेट यूनिट लगाई गई हैं। इस बार पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग जैसे कामों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 जिलों की सभी 50 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक 94% से ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों का वितरण हो चुका है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 10 सीटों पर 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 1107 police companies, which includes CAPF as well as state police force, 1107 कंपनीज ऑफ पुलिस फोर्स इसमें उपयोग में लाया जा रहा है और 716 पोलिंग स्टेशन से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए को खुली बहस की चुनौती भी दी है। आपको बता दें कि चौथे दौर के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर महादलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण में 5% कटौती करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा बयान देकर प्रधानमंत्री वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात खेल की दुनिया की। दक्षिण अफ्रीका से वनडे क्रिकेट सीरीज हारने के बावजूद भारत ने आईसीसी की ताज़ा 1 दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजों की तालिका में एक पायदान ऊपर खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहे। दक्षिण अफ्रीका ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया 127 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। इस बीच अफगानिस्तान के हाथों घरेलू सीरीज 3-2 से गंवाने के बावजूद जिम्बाब्वे 10वें स्थान पर है। गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क शीर्ष 3 में शामिल हो गए हैं। स्पिनर आर अश्विन एक पायदान नीचे 10वें स्थान पर खिसक गए हैं। विश्व तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर दीपिका कुमारी गोल्ड मेडल से चूक गई हैं। कोरियाई खिलाड़ी से हार के बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में दीपिका लगातार चौथी बार गोल्ड हासिल नहीं कर सकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक आज। संयुक्त घोषणा पत्र को दी जाएगी मंजूरी। गुरुवार को मुख्य सम्मेलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने की आर्थिक नीतियों की आलोचना। कहा मोदी सरकार दिशाहीन, नेतृत्व पर भी खड़े किए सवाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा बिहार का चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज पर नहीं है जनमत संग्रह। तीसरे दौर के लिए कल डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 300। राहत और बचाव का काम तेज। जम्मू कश्मीर में भी 3 लोगों की गई जान। और विश्व तीरंदाजी के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल से फिर चूकी दीपिका कुमारी। सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर टीम इंडिया कायम।